नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे बड़े ही शानदार टॉपिक की, और ये टॉपिक है सिंचाई या इरिगेशन। और जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को अपने सामान्य से लेकर विशिष्ट तक पढ़ेंगे। यानी इस टॉपिक को अपने कक्षा 11, कक्षा 12, जेट, आईसीआर, बीएचयू और जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यानी इसके अंदर अपने सामान्य से लेकर सामान्य बात पढ़ेंगे और विशिष्ट से लेकर विशिष्ट बात पढ़ेंगे। यानी कंप्लीट अपने इस एरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज तक, ये जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। सिंचाई के लेसन के बारे में आज का अपने टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इरिगेशन। और यह टॉपिक राजा इरिगेशन, ये जो सिंचाई है, सिंचाई या जो इरिगेशन टॉपिक है, ये टॉपिक अपने कक्षा 11 में भी है, कक्षा 12 में भी है, जेट में पूरा आ रहा है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो पेपर होने वाला है उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है। तो अपने सारे सेगमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक के ऊपर चलेंगे। चलो सबसे अपने पहले बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन या सिंचाई क्या है? इरिगेशन, देखो इरिगेशन के बारे में अगर अपने पढ़ना होता है, सिंचाई यानी पादपों को या अपने फसलों को वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से जल प्रदान करना क्या कहलाता है? इरिगेशन। जब भी आप प्लांट्स को आर्टिफिशियली मेथड से वाटर प्रोवाइड करवा रहे हो, वो क्या कहलाता है? बोलो, इरिगेशन कहलाता है। पादपों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? इरिगेशन या सिंचाई कहलाता है। यानी कृत्रिम, अपने प्राकृतिक साधन में तो वर्षा हो रही है, अब आप वर्षा नहीं हुई, मान लीजिए एक बार अनावृष्टि हो गई या असमान वर्षा हो गई, जब वर्षा चाहिए तो वर्षा हुई नहीं, तब अपने क्या करेंगे? कृत्रिम। जी फॉर एग्जाम्पल अपने ऐसे देख लो, जी आप कणक में पानी लगाना हो, कहा नरमा में पानी लगाना हो, अगर प्राकृतिक विधि का प्रयोग करते हैं तो बारिश होती। अब मान लीजिए बारिश हुई नहीं उस समय जब आपको पानी की जरूरत थी, जब बारिश नहीं हुई, और जब बारिश ना हो फिर कभी आप ट्यूबवेल चलावा, कभी किंग पाइप मांग के लिया, ऐसा सारे सिस्टम करते हैं ना। कभी अपने जो खेत में डिग्गी बना रखी है उससे आप आर्टिफिशियली बाय स्प्रिंकलर ऐसे पानी लगा रहे हो। तो कृत्रिम साधनों से जब आप पानी लगा रहे हो और कृत्रिम रूप से जब उपलब्ध करवा रहे हो जल, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। ये अपने ये भी परिभाषा पढ़ सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो, मृदा में, या लिख के परिभाषा है, मृदा में नमी के अभाव में, मृदा में नमी के अभाव में कोमा पादपों को जल उपलब्ध करवाने के लिए, पादपों को जल नमी के यानी मृदा में नमी के अभाव में, यानी जब मृदा में नमी की कमी आ जाए तब, और पादपों को कृत्रिम रूप से जल प्रदान करना क्या कहलाता है? बोलो, इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन है कहलाता है। यानी जब भी आप किसी भी पौधे को जब बिना प्राकृतिक साधनों के कृत्रिम तरीकों से और कृत्रिम रूप से जब आप उपलब्ध करवा रहे हो ना, वो क्या है? इरिगेशन ही है। प्राकृतिक रूप से तो वर्षा हो रही है, अब अगर अनावृष्टि हो जाए यानी वर्षा ना हो, या असमान वर्षा हो जाए, या बहुत ही कम वर्षा हो जाए, या मिट्टी की प्रकृति अपने पास ऐसी है जिसको पानी ज्यादा चाहिए, ऐसी स्थिति में फसलों को पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कृत्रिम व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। तो फसलों को या पादपों को कृत्रिम रूप से बाय आर्टिफिशियल मेथड जल उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? बोलो, इरिगेशन कहलाता है। आगे बात समझ में? इसी के साथ देखो राजा, इरिगेशन के साथ अपने दो तीन चीजें और देखते हैं। इन चीजों को तो इरिगेशन कहते हैं, यानी पादपों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध अगर आप करवा रहे हो तो उससे इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन से संबंधित दो तीन परिभाषाएं हैं राजा। टंडन की परिभाषा, एक अच्छे वैज्ञानिक हुए डॉक्टर टंडन की परिभाषा, और काफी फेमस परिभाषा है। डॉक्टर टंडन क्या कहते हैं? सिंचाई को भारतीय कृषि में अल्लादीन का चिराग कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लादीन का चिराग। डॉक्टर टंडन के अनुसार क्या कहते हैं? भारतीय कृषि में सिंचाई को अल्लादीन का
चिराग कहते हैं। अल्लाह दीन का क्या कहते हैं? चिराग। यानी जो भारतीय कृषि है उसके अंदर जो सिंचाई या जो इरिगेशन है उसे अल्लाह दीन का चिराग। अल्लाह दीन का चिराग मतलब पहले अपने बहुत सारी कहानियां किंवदंतियां पढ़ते थे कि वो चिराग घिसता था, वो कहता था मांगो क्या चाहिए, है ना। वैसे ही जैसे ही फसल को आप उचित समय में, जब उसकी उचित जल मांग हो, जब उसकी क्रांतिक अवस्था हो, उस समय जब आपने फसल को पानी दे दिया, अब फसल उत्पादन देगी, यानी जो किसान है उसको उत्पादन अच्छा देगी। तो उसी चिराग की भांति की बोलिए क्या चाहिए, तो वो फसल कहेगी लो इतना उत्पादन दे दिया, है ना। तो उसे टंडन की परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट और फेमस परिभाषा है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय सिंचाई को अल्लाह दीन का चिराग है। समझ के बात। नेक्स्ट देखो राजा, ये तो डॉक्टर टंडन की परिभाषा है। टंडन के बाद देखो डॉक्टर गुलाटी की परिभाषा भी अपने सिंचाई से संबंधित डॉक्टर गुलाटी की भी परिभाषा इरिगेशन के दौरान अपने देखते हैं। सिंचाई की परिभाषा तो अपने देखते हैं जिसके अंदर पहली भारतीय कृषि में सिंचाई को अल्लाह दीन का चिराग कहते हैं। बड़ी शानदार परिभाषा होगी, है ना, बोलो शाबाश। अब करते हैं डॉक्टर गुलाटी के अनुसार। डॉक्टर गुलाटी क्या कहते हैं? डॉक्टर गुलाटी क्या कहते हैं, जो सिंचाई है, सिंचाई जो राष्ट्र हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, राष्ट्रों की परंपरागत कला है। परंपरागत कला है सिंचाई। जितने भी राष्ट्र हैं, पुरातन राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों की परंपरागत कला है, लेकिन वर्तमान के लिए विज्ञान है। वर्तमान के लिए विज्ञान है। जैसे मतलब सिंचाई करना ये व्यवस्था आज के नहीं है, प्राचीन समय से सिंचाई करते रहे। उस टाइम में उन लोगों की वो कला थी, टेक्निक थी, उनके पास आर्ट थी सिंचाई कैसे करनी है। जैसे आज अपने वर्तमान में देखते हैं, जैसे मटका विधि थी, भूमि के नीचे सिंचाई कैसे की जाती थी, नालियां बना बनाकर। तो परंपरागत जब अपने ज्योग्राफी पढ़ते हैं या जब अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब इतिहास के अंदर जब अपने भूगर्भिक जितनी भी व्यवस्थाएं मिली उसके अंदर अपने देखते सिंचाई की नालियां मिली, कहीं सिंचाई के अवशेष मिले, सिंचाई करने के तरीके मिले। तो उस समय तो वो वहां की कला थी, लेकिन वर्तमान में वो विज्ञान बना हुआ है। मतलब लोग का यहाँ कर दे पानी, यहाँ लगा दे, यहाँ ठाको नहीं, पुरानिया टेम लगा के जानता रहे पानी, है ना। तो ये वर्तमान के लिए तो विज्ञान है, विज्ञान बनी हुई है, लेकिन जो परंपरागत थे, जो प्राचीन थे, उनके लिए एक कला थी। ये दोनों कोटेशन आप लिख लो राजा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें बन गई। तो डॉक्टर टंडन क्या कहते हैं, भारतीय जो कृषि है वो सिंचाई को अल्लाह दीन का चिराग कहते हैं। और सिंचाई जो है राष्ट्रों की परंपरागत कला है, लेकिन अब जो वर्तमान विश्व है उसके लिए क्या बना हुआ है, एक विज्ञान बना हुआ है। इरिगेशन कह रहे हैं, इरिगेशन साइंस, है ना। ये दोनों चीजें आती है। तो सिंचाई क्या होती है रजा, कि फसलों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना या उचित नमी प्रदान करने के लिए मृदा को या पादपों के अंदर उचित जल मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध करवाया गया, कृत्रिम रूप से उपलब्ध, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराया गया जल क्या कहलाता है, बोलो, इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन में अपने दो परिभाषाएं पढ़ ली, अरे बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अपने बात करते हैं कुछ एक शब्दावलियों की इरिगेशन से संबंधित, और फिर आगे अपने बात करेंगे इरिगेशन के स्रोत क्या है, वो सारी चीजें कर लिए ना। देखो राजा, अभी तक तो अपनों ने इरिगेशन के अंदर ये दोनों परिभाषाएं, मुख्य दोनों परिभाषाएं देख ली। डॉक्टर गुलाटी की परिभाषा अपनों ने देख ली और डॉक्टर टंडन की परिभाषा अपनों ने देख ली। अब देखो राजा, अब अपने बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन या सिंचाई, इरिगेशन देखो, एक तो नाम आता है राजा एरीकल्चर। क्या नाम आता है, एरीकल्चर। एक तो नाम ये है राजा। एरीकल्चर किसे कहते हैं, बोलो, एरीकल्चर किसे कहते हैं, एरीकल्चर किसे कहेंगे, एरीकल्चर यानी विज्ञान की वैशाखा या कृषि विज्ञान की वैशाखा, जिसमें सिंचाई की विधियों का अध्ययन किया जाता है या सिंचाई की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एरीकल्चर कहते हैं ना। जैसे बड़े पढ़ते हैं ना, एग्रीकल्चर अध्ययन करना, हॉर्टिकल्चर, वैसे ही एरीकल्चर सिंचाई का अध्ययन करना या सिंचाई के तरीकों को जानना, वो क्या कहलाता है, एरीकल्चर कहलाता है। सिंचाई से संबंधित तकनीकें, सिंचाई से संबंधित कारण, सिंचाई से संबंधित विधियां, उन सभी को क्या कहते हैं राजा, एरीकल्चर कहते हैं। देखो यहां नाम है ना इरिगेशन, उससे संबंधित तीन नाम और पढ़ते हैं राजा अपने। एक तो इरिगेशन हो गया, पहला नाम लिख रहा हूं राजा मैं,
फर्टिगेशन, कौन सा नाम लिख रहा हूं बोलो, फर्टिगेशन। अरे बोलो, जब मैं कहता हूँ ना बोलो तो ऑनलाइन वालों आप बोला करो, आपको कह रहा हूं मैं, है ना। हाँ आटे कोई क्लास में कोई बैठी को नहीं जनता के बेजे ओ मैं हेलो बोलो थाने को मैं, हाँ शाबाश। फर्टिगेशन क्या कहते हैं बोलो, फर्टिगेशन। एक नाम आता है राजा फर्टिगेशन के साथ हर्बिगेशन, हर्बिगेशन। और एक नाम आता है राजा केमिगेशन, केमिगेशन। तीन नाम अपनों ने पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान की वह शाखा या वह शाखा जिसके अंदर सिंचाई है उससे संबंधित विधियों का या सिंचाई की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब देखो राजा उसी के साथ अपने बात करते हैं फर्टिगेशन। देखो फर्टिगेशन, जो फर्टिगेशन शब्द है फर्टिलाइजर से बना है। किससे बना है, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक। गेशन, गेशन शब्द कहां से आ रहा है, ये देखो गेशन शब्द आ रहा है यहाँ, ईरी की जगह फर्टी लगा दिया, बाकी सारा गेशन गेशन है। जैसे इसको ऐसे कैसे है, अब ये गेशन शब्द तो सिंचाई से आ गया, फर्टी शब्द फर्टिलाइजर से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंचाई के साथ उर्वरक देना, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है बोलो, फर्टिगेशन कहते हैं। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। जैसे कोई भी फर्टिलाइजर आप सिंचाई जल के साथ दे रहे हो उसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। उर्वरक चाहे अपने यूरिया दे रहे हैं जल के साथ घोलकर एक निश्चित अमाउंट में, जल के साथ अपने बाहर है, वो सिंचाई की किसी भी विधि के साथ दे रहे हो, चाहे आप खुला प्रभाव में दे रहे हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन में दे रहे हो, चाहे फुहारा, मोस्टली तो ड्रिप में और स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू अपने उर्वरकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि एक निश्चित मात्रा में निश्चित स्थान पर ही उसका उपयोग हो। यहाँ को नहीं खड़ा में कट्टो खुल्लो छोड़ो और चालन मांग रहे हो पानी, यहाँ तो कट्टा हुआ एक बीघा में घेर दियो सारा ही, है ना। तो एक निश्चित अमाउंट में निश्चित एरिया में तो अपने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति आगे बढ़ेंगे अपने, उसी के साथ अपने फुहारा सिंचाई पद्धति जिसमें कैसे फुहारे से स्प्रिंकलर से पानी को सेपरेट किया जा रहा है, कैसे बिखेरते हैं, वो सारी चीजें। तो देखो राजा फर्टिगेशन, सिंचाई जल के साथ उर्वरक दे रहे हो उसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। अब देखो वैसे ही नाम आ रहा है हर्बिगेशन, गेशन शब्द तो है सिंचाई जल, ठीक है। और हर्बी का मतलब हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशी। तो सेम चीज देखो हर्बिगेशन में, इसमें वही बात है, सिंचाई जल, अब मैं सीधा ही लिख रहा हूं, सिंचाई जल के साथ क्या देना, खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी क्या कहलाता है बोलो, हर्बिगेशन कहलाता है। यानी सिंचाई जल के साथ जब आप उर्वरक दे रहे हो तब तो क्या कहलाता है बोलो, फर्टिगेशन कहलाता है। सिंचाई प्लस उर्वरक, सिंचाई प्लस खरपतवार नाशी, हर्बिगेशन। अब तीसरा कौन सा आ गया, केमिगेशन। अब नाम देखो, केमी मतलब केमिकल, है ना, केमिकल आ गया। अब केमिकल किसके साथ है, इरिगेशन, इरिगेशन प्लस केमिकल्स, केमिगेशन क्या बन गया बोलो, केमिगेशन बन गया, है ना। इसको कहते हैं केमिगेशन। केमिगेशन यानी सिंचाई जल के साथ जब आप केमिकल दे रहे हो, कोई भी टाइप का केमिकल, चाहे वो एंडोसल्फान दे रहे हो, चाहे आप मेलाथियान दे रहे हो, किसी भी प्रकार का जब अपने केमिकल का प्रयोग करें, वो भी सिंचाई जल के थ्रू या सिंचाई जल के माध्यम से, उस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं बोलो, केमिगेशन कहते हैं। अरे बोलो शाबाश, वेरी, अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना, हाँ वेरी गुड। सिंचाई जल के साथ सिंचाई जल प्लस रसायन, कीटनाशी, कोई भी रसायन जब दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, केमिगेशन कहते हैं। तो चार बातें अपने मुख्य देखिए इसके अंदर। पहला एग्रीकल्चर, जब अपने सिंचाई या सिंचाई की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, सिंचाई से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, सिंचाई का अध्ययन कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं राजा, एग्रीकल्चर कहते हैं। फर्टिगेशन के अंदर फर्टिलाइजर विद इरिगेशन इज कॉल्ड फर्टिगेशन, हर्बिसाइड्स used with irrigation is called herbigation, and last chemicals are used with irrigation is called केमिगेशन। तो फर्टिलाइजर में उर्वरक देंगे, हर्बिसाइड्स में खरपतवारनाशी, और केमिगेशन में केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। अरे बोलो स्क्रीनशॉट ले लो,
देखो राजा, इसके बाद अब अपने बात करेंगे सिंचाई के मतलब अब जब अपने सिंचाई कर रहे हैं तो अपने पास स्रोत तो होने चाहिए ना कि जल आप लाओगे कहाँ से, तो सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन कि पानी कहाँ पड़ा था, उस पानी को अपने कैसे प्राप्त किया और पानी को कैसे अपने ने लगाया। अब सबसे पहले तो अपने प्राप्त कर रहे हैं पानी, उसके बाद लगाएंगे, लगाएंगे मतलब सिंचाई की विधियां पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं सिंचाई के स्रोत, सोर्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत। देखो राजा, वह स्थान जहां जल उपलब्ध होता है, या वह स्थान जहां से जल प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है, सिंचाई के स्रोत कहलाते हैं। इन्हें जल भंडार भी कहते हैं, इन्हें जल भंडार। जल भंडार का मतलब राजा जहां पर जल इकट्ठा हुआ है, स्टोरेज पड़ा है, उसे क्या कहते हैं बोलो, जल भंडार भी कहते है। समझ के बात है। तो वह स्थान जहां पर जल उपलब्ध होता है या वह स्थान जहां से जल प्राप्त किया जाता है उसे सिंचाई के स्रोत कहते हैं और इन्हें जल भंडार भी कहते हैं। अरे बोलो भाई, हाँ वेरी गुड। देखो राजा, अब अपने बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं, उन स्रोत कौन कौन से हैं और सिंचाई की अपने को आवश्यकता पड़ी क्यों। क्योंकि सिंचाई जब अपने देखो कृत्रिम रूप से सिंचाई कर रहे हैं तो अपने ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि अपने सिंचाई करनी चाहिए। तो देखो राजा, इन चीजों को अपने ऐसे देखते हैं। देखो राजा, अब अपने देखो सिंचाई की आवश्यकता और सिंचाई के स्रोत दोनों ही देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं राजा आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अंदर देखो राजा, सिंचाई की आवश्यकता के अंदर अपने पहली बात करते हैं अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, फसल की प्रकृति और इसके साथ है फसल की प्रकृति के साथ मृदा की प्रकृति। ये सारे के सारे क्या है राजा, सिंचाई की नीड्स है, इरिगेशन की जो नीड है। अनावृष्टि, बारिश हुई नहीं, प्राकृतिक कारणों से वर्षा आई नहीं, तब तो पानी लगाना पड़ेगा ना। हाँ, इसके बाद देखो वर्षा की अनियमितता, कदी में बरसे और कदी कौन बरसे, वो बरस हमारा इंद्र राजा। अब इंद्र राजा कभी तो बरसे हैं और कभी बरसे नहीं, तो वर्षा की अनियमितता आ गई। तो अनियमितता जब वर्षा की आ गई तो भी इरिगेशन करनी पड़ेगी। फसल की प्रकृति, देखो राजा, कुछ फसलें ऐसी होती है जिनकी जल मांग बहुत कम होती है और कुछ फसलें ऐसी होती है जिनकी जल मांग बहुत होती है ना। जैसे देखो जल मांग अपने जैसे धान देख लेते हैं, धान की जल मांग कितनी होती है। देखो जब जल मांग अपने पढ़ेंगे उसके बारे में और भी बताऊंगा मैं आपको डिटेल से। अब पहले देखो ये धान नए आ रहा है ना, नए शब्द। अब धान के अंदर नए को पकड़ो, 900 से 2500 mm, ये क्या होती है, धान की जल मांग होती है। ऐसे ही गन्ना है, गन्ना में होती है 1500 से 2500 mm, ये जल मांग है राजा। अब कुछ एक फसलें जैसे चावल है, गन्ना, इनकी जल मांग क्या है, ज्यादा है। और जल मांग ज्यादा होंगी, अपने पास साधन कम है, स्रोत कम है सिंचाई के। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक सिंचाई हुई नहीं, जैसे वर्षा हुई नहीं, अपने पूरा का पूरा वर्षा पे डिपेंड थे। ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, कृत्रिम रूप से इरिगेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही राजा मृदा की प्रकृति, मृदा की कुछ मृदाएं जैसे बालू रेत है, रेत के अंदर आप पानी डालो, टिब्बे के ऊपर कितना पानी डेर रखो, टिब्बो सोख जाएगो, तो उन फसलों के अंदर जल की आवश्यकता ज्यादा होगी। चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी जल को कम अवशोषित करेगी, जल खड़ा रह रहा है तो वहां पानी की, तो मृदा की जो प्रकृति है वो भी निर्भर करती है। तो ये सारे के सारे कारण हैं सिंचाई की आवश्यकता की। आगे बात समझ में, इस कारण तो अपने सिंचाई करनी चाहिए। अब अपने बात करते हैं राजा जो सिंचाई के स्रोत थे, अभी पहले बात कर ली थी थोड़ी सी, तो सिंचाई के स्रोत देख लो राजा। अपने देखो राजा, अपने बात करते हैं नहरें, नहरों के बाद अपने पढ़ते हैं तालाब, तालाब के बाद पढ़ते हैं कुएं, है ना। नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, झीलें, झरने, बावड़ी, मावड़ी नहीं बावड़ी, हाँ कदी कहेंगे कड़तु में लट दे काट दे बावड़ी, वो मावड़ी नहीं बावड़ी। तो नहरें हैं, तालाब है, कुएं, झीलें,
और झरने, बावड़ियां, ये सारे के सारे क्या है, सिंचाई के स्रोत है राजा। इनसे आपको जल प्राप्त करेंगे। देखो, एक तो था स्रोत जहां पे जल पड़ा है, जिसके माध्यम से जल बाहर निकालोगे वो है साधन, जहां से जल बाहर निकालोगे वो तो है साधन, और जहां जल पड़ा है वो क्या है, सोर्स है। समझिए बात ना? अरे बोलो शाबाश, ठीक है। अब किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या होता है, अपने पास स्रोत है। किस बुक से पढ़ा, वो बुक स्रोत है, और उस बुक से आंसर को बाहर निकालने का माध्यम, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, वो आपका कोई भी जो गाइड होगा वो आपको बताएगा, तो वो आपका क्या बनेगा, साधन। किसी के माध्यम से, कोई माध्यम जरूरी होता है ना, तो वो साधन होंगे, ये स्रोत होंगे। तो जैसे नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, झीलें हैं, झरने हैं, बावड़ियां हैं। अच्छा, नदियां भी इसमें होती है, लेकिन नदियों पर क्या होता है, बांध बनाकर और नहरें निकाली जाती है। समझिए बात क्या? तो सबसे पहले अपने किसकी बात करेंगे, नहरों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो, नहरों के। ये सामान्य क्या है, सिंचाई के स्रोतों के अंदर नहरें, कुएं, नलकूप, झीलें, बावड़ियां, ये सारे के सारे क्या हैं, स्रोत है। सबसे पहले अपने बात करते हैं सिंचाई के स्रोत में, नंबर 1 राजा, नहरें। नहरें क्या होती है, नदियां जो होती है, उन नदियों के ऊपर अपनों ने बांध बनाया, और बांध बनाकर अपनों ने क्या निकाल दी, अनेक नहरें निकाल दी, है ना। जैसे इंदिरा गांधी नहर है ना, जैसे गंग नहर है ना। तो ये जो नहरें निकली कैसे, किसी बांध के थ्रू। जो मुख्य नदियां आ रही हैं, उन नदियों को रोका गया, एक बांध पे पानी इकट्ठा गया, उनसे कुछ नहरें निकाल दी गई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उन्हें क्या कहते हैं, नहरें कहते हैं। नहरें राजा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है राजा अनित्यवाही नहरें, और दूसरी होती है राजा नित्यवाही नहरें। अब नाम से स्पष्ट हो गया अनित्यवाही, जो कि डेली कौन चाल है, कद्दी कद्दी 6-12 महीना वो का जो कदी होली दिहाड़ी चाल गई तो चाल गई रे, 19 बंद पड़ी है। और नित्यवाही नहरें बिल्कुल रेगुलर होती है, डेली होती है। समझ के बात ना? अब अपने पहले किसकी बात करें, बोलो, अनित्यवाही नहरों की बात करें। चलो देखो, अनित्यवाही नहरें, ठीक है। अनित्यवाही नहरें कब होती है, जब वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ की स्थिति के अंदर, बाढ़ की स्थिति में पानी अनित्यवाही नहरों में छोड़ा जाता है। समझिए बात क्या? जब बाढ़ की स्थिति होगी, उस बाढ़ की स्थिति के अंदर अनित्यवाही नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। पूरे वर्ष नहीं चलती, वर्ष भर जल नहीं रहता। अब मैं कांटा लगाता हूं ना, इसका मतलब नहीं होता है वर्ष भर इसमें जल नहीं रहता। जब बहुत ज्यादा बाढ़ के पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, नदियां उफान पर हो जाती है। अब जैसे पीछे बहुत बड़ी बाढ़ आई, बहुत बड़ी त्रासदी हुई देश में, तो पानी किन अलग अलग जो नित्यवाही अनित्यवाही सभी में छोड़ दिया गया ना। उस समय अनित्यवाही नहरों में छोड़ा गया। हालांकि अब अनित्यवाही नहरें बनना बंद हो चुकी है, क्योंकि सामान्य नहरें भी काफी संख्या में है। तो अनित्यवाही नहरों में छोड़ा जाता था कि बाढ़ के बहाव को कम किया जा सके। तो ये वर्ष भर नहीं चलती और बाढ़ की स्थिति में होती है। इसके अलावा ये नहरें सूख जाती है। ये कैसी नहरें होती है, बोलो, अनित्यवाही नहरें होती है। इन नहरों का सामान्य अपने यूज होते हैं। मुख्य नहरें कौन सी आती है राजा, नित्यवाही। चलो अब अपने बात करते हैं नित्यवाही नहरों की। और नित्यवाही नहरों से एक प्रश्न बनता है मुख्य। देखो राजा, अपने पहले कर ली, अब अपने बात करते हैं नित्यवाही। देखो, नित्यवाही को बारहमासी नहर कहते हैं। वर्ष भर चलती है, वर्ष भर जल उपलब्ध, वर्ष भर इसमें क्या रहता है, जल उपलब्ध रहता है। समझिए बात क्या? हमेशा चलेगी, वर्ष भर जल इसमें उपलब्ध रहेगा। अब इसमें अनेक नदियां आती है, इन नदियों के ऊपर जो बांध बनाए उनसे अलग अलग नहरें निकलती है। जिसमें नंबर देखो, नित्यवाही नहरों के अंदर पहले अपने बात करें राजा, इंदिरा गांधी नहर। देखो राजा, इंदिरा गांधी नहर के बारे में अगर बात की जाए तो राजस्थान, इसके बारे में सबसे शानदार है राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्यों? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के बिल्कुल लास्ट तक
यानी गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बिल्कुल जैसलमेर तक सिंचित क्षेत्र करती है। राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं इसको। और इसके अलावा देखो इंदिरा गांधी नहर, इसकी लंबाई कितनी होती है राजा? इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर है राजा, 649 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई क्या है? 38 मीटर ये चौड़ी है। और गहराई कितनी है राजा? गहराई है 6 से 7 मीटर। अब देखो जो इंदिरा गांधी नहर है ये बनी कहां पर? इंदिरा गांधी जो नहर है राजा, सतलुज या सतलज, वैसे सामान्य इसका नाम सतलज ही है, सतलज प्लस व्यास नदी जो है, जो सतलज और व्यास नदी है, इन दोनों के संगम से कौन सा बांध है? हरिके बिराज। कौन सा बांध है? हरिके बिराज। जो हरिके बिराज है ना बांध, उससे किसका उद्गम हुआ है? इंदिरा गांधी नहर। तो अपने दो बात कर सकते हैं राजा, जो इंदिरा गांधी नहर है उस इंदिरा गांधी नहर के अंदर देखो सतलज नदी प्लस व्यास नदी, इन दोनों के संगम से हरिके बिराज बांध है। हरिके बिराज से अपने कौन सी बना ली? इंदिरा गांधी नहर। अब इससे संबंधित 2-3 चीजें और देखो राजा, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित। इंदिरा गांधी नहर का जो सर्वेक्षण है राजा, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, सर्वेक्षण रिपोर्ट 1948 में, कब किया गया सर्वेक्षण? 1948 में। निर्माण कार्य प्रारंभ कब किया गया? 1958 में। 1958 में निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया था, इससे संबंधित प्रक्रियाएं चल गई। पानी कब छोड़ा गया? पानी छोड़ा गया कब? 11 अक्टूबर 1967 के अंदर। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है राजा। जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर में राजा जो सर्वेक्षण किया गया, रिपोर्ट तैयार की गई, कितनी लंबी चौड़ी कहां तक जानी चाहिए, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, वो सर्वेक्षण रिपोर्ट 1948 के अंदर तैयार हुई। उसका निर्माण कार्य प्रारंभ 1958 में हुआ और पानी कब छोड़ा गया? 11 अक्टूबर 1967 यानी 67 के अंदर 11 अक्टूबर को पानी छोड़ा गया। तो ये राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। लंबाई 649 किलोमीटर, चौड़ाई 38, गहराई 6 से 7 मीटर। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है और जोधपुर, जैसलमेर है ना, वो ये पूरा बेल्ट, यहाँ पर इससे संबंधित क्षेत्र हैं जो सिंचित है। अरे बोलो वेरी गुड, समझ गए बात ना? ठीक है, ये तो पहली नहर आ गई अपने पास से, इंदिरा गांधी नहर। समझ गए बात क्या इतनी? अरे बोलो भाई, हाँ शाबाश, नोट कर लो ये और नोट कर लो रजा। अब देखो, अब अपने इसके बाद अपने बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर के बाद अपने बात करते हैं गंग नहर की। कौन सी की? गंग नहर। इरेज कर दो ना। देखो अब अपने बात कर रहे हैं राजा गंग नहर की। पहली अपने कर ली इंदिरा गांधी, अब अपने दूसरी बात करते हैं। पहली इंदिरा गांधी, दूसरी बात कर रहे हैं राजा नंबर 2 गंग नहर। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है गंग नहर की बात आती है तो देखो राजा गंग नहर का निर्माण अगर बात की जाए, निर्माण से संबंधित कार्य है ना। निर्माण किसने कराया? गंग। तो गंगा सिंह जी का नाम आना चाहिए, महाराजा गंगा सिंह है ना। तो उस समय राजा महाराजा गंगा सिंह जी ने, गंगा सिंह है ना, महाराजा गंगा सिंह जी ने इन्हें राजस्थान का, गंगा सिंह जी को राजस्थान का भागीरथी भी कहते हैं। भागीरथी भी कहते हैं। जैसे भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए गंगा को धरती पे लेके आए थे ना, वैसे ही जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और प्रत्येक एक मतलब चिड़िया से लेकर और 1300 सीसी दिमाग वाले पुरुष तक के लिए अगर जल की व्यवस्था का अगर काम किया तो महाराजा गंगा सिंह जी ने किया। उस समय देखो कब? 1927 में 1927 महाराजा गंगा सिंह जी, इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथी भी कहते हैं। गंगा सिंह जी को केसर ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। केसर ए हिंद की भी उपाधि इनको मिली है। और जब गंगा सिंह जी का नाम आता है, बीकानेर का नाम आता है, और बीकानेर का नाम आए और बीकानेर के निकटवर्ती स्थान
और सबसे प्रसिद्ध स्थान का नाम ना आए तो मतलब बड़ा ही सामान्य सब हो जाएगा। बीकानेर का जब नाम आएगा तो देशनोक आना संभावित है, और जब देशनोक का नाम आता है तो देशनोक की मुख्य अधिरानी और देशनोक की मुख्य राजा, और कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर अपनी एक प्रचम फैलाने वाली देवी करणी माता जी का नाम आता है। और महाराजा गंगा सिंह जी की इष्ट देवियों के अंदर उनका नाम आता है, करणी माता है ना। राजस्थान के अंदर उन्हें काबा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है ना। अपने कभी कभी भजनों में सुनते भी हैं कि काबा वाली डोकरी दरबार थारे आवा। तो वो काबा वाली डोकरी, काबा किनको कहते हैं? जो माता जी के मंदिर के अंदर जो चूहे रह रहे हैं, जो काबा हैं, उनको अपने काबा कहते हैं। तो ये भी एक अलग इतिहास है। और करणी माता ने भी उस क्षेत्र को सही करने के अंदर, खुशहाल करने में अपना जीवन और अपनी शक्तियां जो हैं वो प्रदान की, और महाराजा गंगा सिंह जी का भी मार्गदर्शन किया। ना जाने कितने राजाओं का मार्गदर्शन किया। तो बड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानियां और मां करणी के चमत्कार आज भी राजस्थान के अंदर विद्यमान है, आज भी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध हैं। देशनोक राजस्थान के अंदर चूहों वाली माता, काबा वाली डोकरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो मां करणी राजस्थान के सभी जितने भी राजस्थान के क्षेत्रवासी हैं, इस प्रदेशवासी हैं, उन सभी को खुशहाल रख रही है। उनकी जो कृपा है वो कृपा दृष्टि बन रही है ना। तो महाराजा गंगा सिंह करणी माता के को इष्ट मानने वाले और काबा वाली डोकरी, तो राजस्थान का इनको भागीरथी भी कहते हैं। 1927 के अंदर इनका निर्माण कार्य यानी गंगा नहर का निर्माण हुआ, और केसर हिंद भी कहते हैं। अब बात आती है जो गंगा नहर है उसका कहाँ है, कहाँ से क्या हुआ। तो जो गंगा नहर है, सतलुज नदी है ना, सतलुज पंजाब, जो सतलुज नदी है वो फिरोजपुर के समीप, सतलुज नदी से फिरोजपुर के समीप हुसैनी वाला गांव है, हुसैनी वाला से इसका प्रारंभ होता है। हुसैनी वाला से गंग नहर, तो गंग नहर ऐसे सतलुज नदी है, सतलुज फिरोजपुर के समीप जो हुसैनी वाला है वहां से गंग नहर अपने प्रारंभ है। और ये गंग नहर अपने मुख्य है, तो ये गंगा नहर मानवेड़ वाला बेल्ट, इन क्षेत्रों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी ने बड़ा शानदार अपने जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तभी तो ये केसर हिंद हैं, भारती के लाल, और राजस्थान के भागीरथ, तो जिन्होंने मां गंगा को धरती पे ले आए, लोगों के पाप तारने के लिए, कष्ट तारने के लिए, अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए। और वैसे ही महाराजा गंगा सिंह जी, देखो उस समय कितनी विडंबनाएं आई होंगी, कितनी कठिनाइयां आई होंगी, कितनी परिस्थितियां बनी होंगी, लेकिन बिना हारे, बिना डरे, बिना थके अथक प्रयास किया, और राजस्थान का आज प्रदेशवासी पानी प्राप्त कर रहा है इन्हीं के अथक प्रयासों से। ना जाने कितने मजदूर लगे होंगे, ना जाने कितने हाथों ने मिट्टियां निकाली होंगी नहरों से, ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन उसमें दिया होगा, तब जाके आज राजस्थान में अपने पानी पीने के लिए आराम से स्वतंत्र हैं और पानी पी रहे हैं ना। तो इस रेगिस्तान के अंदर और इस सूखी रेत के अंदर जल का काम करने वाला ये कोई भागीरथी से कम नहीं है महाराजा गंगा सिंह जी। तो ये जो गंग नहर थी इसका काम हुआ, और पहले इंदिरा गांधी पढ़ ली राजा, दूसरी अपने गंग नहर पढ़ ली। इससे संबंधित ये सामान्य बातें हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो इससे पहले तो अपनों ने इंदिरा गांधी नहर पढ़ ली थी ना, तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपनों ने बात कर ली थी कि भाई जी कितनी लंबी है, 600। अच्छा, इसकी लंबाई इसकी बता, हाँ इसकी लंबाई और देख लो राजा, लंबाई और देख लो, लंबाई नहीं करी ना, लंबाई और देख लो। जो गंग नहर है इसकी लंबाई देखो राजा, अगर अपने इसकी सामान्य लंबाई देखी जाती है तब तो ये है 137 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अगर गंग नहर की शाखाओं प्लस प्रे शाखाओं प्लस प्रे शाखाओं, इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो टोटल कितनी बढ़ जाती है, 2000 किलोमीटर लंबी बढ़ जाएगी। सामान्य लंबाई 137 किलोमीटर है। गंग नहर की शाखाएं और जो प्रे शाखाएं, मतलब अन्य जो इससे छोटी छोटी और नहरें निकली है, उनसे जो जोड़कर अगर बनाई जाती है टोटल, तब ये 2000 किलोमीटर बन जाती है। अन्यथा ये कितनी किलोमीटर है जहाँ 137 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरे बोलो वेरी गुड। तो अपने गंग नहर होगी, इंदिरा गांधी नहर होगी, आगे वाली नहर देखिए राजा, पहली इंदिरा गांधी होगी, दूसरी कौन सी होगी बोलो, गंग। अब तीसरी अपने कौन से पढ़ते हैं, गुड़गांव
नहर। कौन सी पढ़ते हैं रजा? गुड़गांव नहर पढ़ते हैं। गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर के बारे में अपने 2-3 चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले अपने इंदिरा गांधी की और गंगा नहर समझ आएगी ना। अब देखो रजा, गुड़गांव नहर, जो गुड़गांव नहर, इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई है इसकी 58 किलोमीटर। कितनी है? 58 किलोमीटर। ये यमुना नदी के समीप ओखला मतलब दिल्ली, ओखला कहां पर है? दिल्ली से निकाली गई। कहां से निकाली गई है? दिल्ली से निकाली है। गुड़गांव नहर की लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर। यमुना नदी के समीप जो ओखला है दिल्ली, वहां से इसको निकाला गया है। और राजस्थान में ये भरतपुर में जो कामा तहसील है, कौन सी तहसील है? कामा तहसील के जुरहेरा गांव, कामा तहसील का कौन सा गांव है? जुरहेरा जो गांव है, वहां से राज्य में प्रवेश कहां से करती है? अपने कह सकते हैं वैसे भरतपुर, अगर सामान्य ऑप्शन में कोई नाम ना हो तो अपने भरतपुर कह दो, अन्यथा भरतपुर की कामा तहसील के जुरहेरा गांव से ये राज्य में प्रवेश करती है। कौन सी? गुड़गांव नहर। 58 किलोमीटर लंबी, 58 किलोमीटर लंबी है ना। देखो इस 58 को उल्टा कर दो आप, 58 का उल्टा कितना होता है? 85। आगे 19 लगा दो। निर्माण कब हुआ? देखो इसका अपोजिट हो गया ना, निर्माण हुआ 1985 के अंदर। समझ के बात क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो राजा। अब देखो, अभी तक तो अपने बात कर ली नहरों से सिंचाई जल के स्रोत की बात करें, जिसमें अपने पढ़ ली नहरें क्या होती है? नदियों के ऊपर बांध बनाकर उनसे जल को नहरों के माध्यम से भेजा जाता है, उसे नहरें कहते हैं। नहरें देखो 2 प्रकार की पड़ी, नित्यवाही, अनित्यवाही। नित्यवाही नहरों के अंदर अपने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, और तीसरी कौन सी पढ़ ली बोलो? तीसरी पढ़ ली अपने गुड़गांव नहर। अब आगे बात करते हैं अपने तालाबों की। किसकी बात करते हैं बोलो? तालाबों की बात करते हैं। और देखिए राजा, तालाब क्या होते हैं और कैसे क्या बनते हैं तालाब के बारे में बात की जाए तो तालाब क्या होते हैं? तालाब व्यक्तिगत नहीं होते। तालाब व्यक्तिगत यहाँ कोई कह दिया को तालाब मेरे है, तालाब व्यक्तिगत नहीं होते। दूसरा, गांव के ढलानदार या नीचे के क्षेत्र जो गांव का नीचे के क्षेत्र, जैसे मान लीजिए देखो गांव अपने होता है ऐसे बसा हुआ गांव, वैसे तो गांव के अंदर एक स्थान ऐसा आएगा जहां गांव में मतलब खट्टू गांव से किजड़ो सी और बीच में घटन घटा गांव के अंदर एक किसी जगह बन जाए प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा गांव की ऊंचाई नीचाण कहते नहीं कि इस गांव के अंदर ये व्यवस्था ऐसी है ऐसी। तो जब यहाँ गांव की जो ढलान के अंदर व्यवस्था बनेगी वहां जल एकत्रित होगा। यहां क्या हो जाएगा? जल एकत्रित। उसे क्या कहते हैं? अपने तालाब कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए गांव में कह रहे अठे गांव नीचे है, अठे गांव की ढाल है, अठे गांव में पानी इकट्ठो है, जिठे गांव में पानी इकट्ठो तालाब बन गयो है ना। तो वो है किसी व्यक्तिगत का विशेष नहीं होता, वो गांव का नीचे का, किसी ग्राम का नीचे का जो ढलानदार क्षेत्र है ना, उसे अपने क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं। समझ के बात ना। तो ये तालाब है, तो ये सामान्य बात है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई, राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई, राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है राजा? भीलवाड़ा में। कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। तो नहरों द्वारा अगर अपने कह दें नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरें केवल नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात है श्री गंगानगर में। श्री है ना, पूछ ली तू शहर जिथे तत्ती है दोपहर नाम होता गंगानगर शहर, ऐसा सेक्स होगा ना। हाँ बस वही है, तो वो गंगानगर शहर ठीक है। जहां सर्वाधिक अगर नहरों द्वारा सिंचाई की बात की जाए तो श्री गंगानगर, और तालाबों के द्वारा बात की जाए तो कहां पर होती है? भीलवाड़ा में। समझ के बात क्या? आगे बात करते हैं है ना। तो अपने नहरें होंगी, तालाब होंगी, तालाब के बाद बात करेंगे कुओं द्वारा सिंचाई। कुओं द्वारा सिंचाई। अब देखो कुएं जो हैं, कुएं क्या है? सिंचाई के परंपरागत साधन है या
परंपरागत स्रोत है। कुएं सिंचाई क्या है? परंपरागत। देखो कुओं प्लस नलकूपों द्वारा, कुओं प्लस नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत है? 63%, 63% राजस्थान में कुओं प्लस नलकूपों द्वारा 63%, 63% सिंचित भाग है कुओं नलकूपों द्वारा। और कुओं नलकूपों के बाद तालाबों से पूछ ले तो तालाबों द्वारा कितना होता है राजा? तालाबों द्वारा जो सिंचाई है वो कितनी होती है? 3.75%। कितनी? 3.75%। और नहरों द्वारा पूछ ले तो नहरों द्वारा 32.25%, सॉरी 32.25% किसके द्वारा अपने सिंचाई करते हैं? बोलो, नहरों द्वारा सिंचाई करते हैं। ये सामान्य बात है, एक बार इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो 32.25% सॉरी नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा 3.75। अब देखो 3 का योगदान बड़ा है, कुएं प्लस नलकूप के आते हैं 63। अब देखो यहां से 3 उठा लो, 3 के नीचे सीधा तालाब 75। अब ये 3 देखो फिर 3 आ गया, 3 का रेस हो जाता है 3 तो 3 लिख के 32 है, 25 कम 25 75। समझ गए बात क्या? तो कुओं प्लस नलकूपों द्वारा 63, तालाबों द्वारा 3.75 और नहरों द्वारा 32.25% सिंचाई होती है। अब अपने बात कर रहे थे किसकी? कुओं द्वारा सिंचाई की। कुएं क्या होते हैं? परंपरागत स्रोत है। कुओं द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? कुओं द्वारा जयपुर में होती है। कुआं प्लस नलकूप, कुएं प्लस नलकूप से कितने परसेंट लगभग अपने कितनी बात कर ली थी? 63% बात कर ली थी ना, ठीक है, अपने 63%। अब देखो कुओं के अंदर पहला नाम आता है राजा अस्थायी कुएं। पहला अस्थायी होते हैं, फिर राजा नाम आते हैं 2 नंबर स्थायी कुएं, और तीसरे आते हैं राजा पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं, 3 प्रकार के अपने पास कुएं आते हैं। पहला अस्थायी कुएं, स्थायी कुएं और पाताल तोड़ कुएं। राजा पहले देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, अस्थायी कुएं हैं, स्थायी नहीं होते, मतलब 1 से 2 वर्ष तक जल प्राप्त, ठीक है, 1 से 2 वर्ष तक जल प्राप्त होते हैं। और अस्थायी जो कुएं होते हैं वो 15 से 20 फीट गहरे हैं, 15 से 20 फीट ही तो गहरे होते हैं, और 1 से 2 वर्ष सिंचित करते हैं, यानी अपने पानी प्राप्त कर सकते हैं। और अस्थायी है, 1 से 2 वर्ष तक ये रखे जा सकते हैं। समझ के बात क्या? इसके बाद अगर देखो राजा नंबर 2 बात किसकी करते हैं? अपने स्थायी कुओं की। नाम से स्पष्ट होता है स्थायी कुएं। अब स्थायी कुएं 2 प्रकार के, एक तो कच्चे कुएं और एक कैसे होते हैं? पक्के कुएं। कच्चे कुएं तो कहां बनाए जाते हैं? कच्चे कुएं तो जो पथरीला क्षेत्र है ना, पथरीला क्षेत्र, वहां बनाए जाते हैं। इनको अंदर से पक्का नहीं किया जाता, पथरीले क्षेत्र होते हैं तो अंदर इसके अंदर मतलब पत्थरी तो है, उनको खोद के बना दिए, ये पथरीले क्षेत्र में। पक्के कुएं कैसे होते हैं? कच्चे कुओं के समान ही होते हैं, लेकिन ये अंदर से जहाँ अपने बनावे नहीं, गाँव में होदी बनावे तो होदी अंदर पक्की कर दिए नहीं, इंटेन चिण वह पक्का ही कहानी है। ये क्या करते हैं स्थायी कुएं? ये क्या करते हैं 25 फीट से ज्यादा, 25 फीट से ज्यादा, ये 25 है राजा, कभी कभी बच्चे कहते हैं हाँ, तो देखो ये कितने हैं 25 फीट से ज्यादा, ये 25 फीट से क्या होते हैं ज्यादा गहरे, ये कुएं अंदर से पक्के होते हैं। तो अस्थायी कुएं, स्थायी कुएं, एक और रहते हैं राजा पाताल तोड़, कैसे होते हैं पाताल तोड़। ये क्या होते हैं जो उत्तरांचल क्षेत्र है, उत्तरांचल जो पहाड़ी वाला उत्तरांचल क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तरांचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है पत्थरों के दबाव के कारण भूमिगत जल अपने आप ऊपर आ जाता है, दबाव के कारण जल ऊपर आ जाता है, वो पाताल तोड़ कुएं होते हैं। जैसे देखो राजा इसके अंदर क्या होता है पताल तोड़ कुएं में 2-3 चीजें होनी चाहिए, ऐसे मतलब व्यवस्थाएं बनी होती है पताल तोड़ कुओं के अंदर। अब देखो राजा पताल तोड़ कुओं में क्या होगा, जैसे मतलब यहां से जब आप पानी प्राप्त करते हैं ना पताल तोड़ कुओं के अंदर से, तो यहाँ ऊपर ही ऊपर जल तो होता है ना, ये तो होता है छिछला द्रव, छिछला मतलब ऊपर ही ऊपर थोड़ा पानी, और एक बिल्कुल गहराई के अंदर पानी होता है काफी सारा जल के अमाउंट में,
और जब इन चट्टानों के प्रेशर के कारण जब आप इस पताल के इस कठोर भाग को जब ये तोड़ा जाता है तो जो जल बाहर आएगा ना वो पताल तोड़ कुआं कहलाते हैं। सब बात ना। मुख्यतः जो पताल तोड़ कुएं अपने लंदन और ऑस्ट्रेलिया में, लंदन ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। समझ के बात क्या? तो ये होते राजर कुएं। कुएं परंपरागत स्रोत है। राजस्थान में सर्वाधिक जो कुओं से सिंचाई होती है वो जयपुर में होती है। कुएं प्लस नलकूप से 63 कुओं के प्रकार अस्थायी, स्थायी और पताल तोड़ कुएं। पताल तोड़ कुएं राजा अपने लंदन और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उत्तरांचल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अस्थायी कुएं लगभग 15 से 20 फीट 1 से 2 वर्ष पानी रहता है। और जो स्थायी कुएं दो प्रकार के कच्चे और पक्के। पक्के कुएं जो पथरीली क्षेत्र है उनके अंदर बनाए जाते हैं, और सॉरी कच्चे कुएं, और जो पक्के कुएं वो अंदर से पक्के होते हैं, लगभग 25 फीट गहरे या इससे ज्यादा होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो राजा, अब अपने बात करते हैं नलकूपों की। किसकी? नलकूपों की। नहरें होंगी, नहरें के बाद अपने क्या पढ़ लिए? तालाब पढ़ लिए, तालाब के बाद अपने कुएं पढ़ ली, कुएं के बाद अपने क्या पढ़ ली? नलकूप। नलकूप अधिक गहराई में, अधिक गहराई कितनी? अधिक गहराई 120 से 150 फीट। अधिक गहराई से पानी निकालने के लिए मशीनों द्वारा पाइपों के माध्यम से जल प्राप्त किया जाता है। क्या कहलाता है? नलकूप कहलाता है राजा। बहुत ही ज्यादा। देखो नलकूप को कहते हो क्या आप? अपने देखो सामान्य कुएं को तो वेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल बोलते हैं ना। ट्यूब को मतलब कोई ना कोई पाइप है, भूमि में पाइप दाब के पूरी डूंगी। आपने कहा नहीं कुआ तो ट्यूबवेल पटा लियो और हमारे तो ट्यूबवेल लगा लियो खेत में, पड़ोस आप ट्यूबवेल आ गया, अब तुम्हारा बेल बेले है ना। हाँ, तो ट्यूबवेल क्या होती है? ट्यूबवेल एक पाइप है, इस पाइप को अपने भूमि में दबा दिया, भूमि से गहरा कम से कम 150 फीट गहरा, इन पाइपों के माध्यम से और मशीनों से जल को ऊपर खींचा जाता है, उन्हें नलकूप कहते हैं। अपने अभी बात की थी राजस्थान में कुओं और नलकूपों के द्वारा कितना 63% सिंचित भाग है, तो वो यही है। ठीक है, ये क्या है? नलकूप है। तो नलकूप हो गए सामान्य। अब देखो इसके बाद नलकूप आ गए ना, ये देखो, ये देख लो आप 120 से 150 फीट। अब देखो, अब अपने बात करते हैं झीलों के बारे में। किसके बारे में? झीलें। झीलें देखो, झील का जब नाम आ जाता है तो शानदार नाम आ जाता है। किसके बारे में बात करते हैं? झील। झीलों के बारे में। ये झील सी नीली आंखें है ना, ये झील सी नीली आंखें होती है क्या? अच्छा चलो, आंखें हो चाहे कुछ भी हो, अपने झीलों की बात करते हैं। नहीं, वो झील से आंखें नहीं होती, सागर जैसी आंखों वाली। ये तो बता तेरा नाम है क्या? वो नहीं है, सागर नहीं बात करें अपने। किसकी बात करें? झील में। तो गाना रोड़ के दौड़ोगे हो, मैं को झील सी आंख, तो झील में कौन? सागर जैसी। वेरी गुड। अब देखो झील के बारे में बात करते हैं। झील क्या होता है? पृथ्वी की व्यवस्था है जहां प्राकृतिक कारणों से जल एकत्रित हो गया। पृथ्वी की व्यवस्था है जहां प्राकृतिक कारणों द्वारा जल एकत्रित, उसे क्या कहते हैं राजा? झील कहते हैं। और झीलों द्वारा भी सिंचाई होती है। तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसको कहते हैं? बोलो। उदयपुर। तो झीलों की नगरी उदयपुर है। तो झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो उदयपुर में ही होती है। ये लो, तो झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भी उदयपुर के अंदर, झीलों की नगरी भी उदयपुर। झीलें कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो प्राकृतिक झील और दूसरी कृत्रिम। अब देखो, प्राकृतिक तो होती है जो स्वतः बनती है, और कृत्रिम जो बनाई जाती है। अब प्राकृतिक झीलों को क्या कह सकते हैं? खारे पानी की। कैसी? और कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, कृत्रिम जो बनाई गई है। अब आदमी के नाम है, आप ही बनावे, आप ही खारे की बना दीजिए दवा पड़गी पर, अब वो मतलब धक्कू खा गए मरनो, तो बात तो फिर गलत बात होगी ना। तो कृत्रिम मतलब है मीठे पानी। कैसी? मीठे पानी की झीलें। अब अगर अपने खारे पानी की झीलों की बात की जाए, खारे पानी की झीलों की बात की जाए तो कौन कौन सी झीलें हो सकती है? देखो,
लूण करणसर, कैसी झील है? लूण करणसर झील हो गया। इसके अलावा फड़ौदी हो गया। ये कौन सी है? खारे पानी की है रजिया, खारे पानी की। डीडवाना, डीडवाना, ये देखो सांबर झील है, ये लो सांबर भी कैसी है? खारे पानी के, लूण कट्ठो नीरो, ओहो खारो फेंके कोरो जहर, ओहो क्या बात है। मीठे पानी की झील है, देखो मीठे पानी के अंदर देखो अपने बात करते हैं राजसमंद झील। राजसमंद, राजसमंद झील क्या है? मीठे पानी की झील है। इसके अलावा देखो राजसमंद झील के बारे में, राजसमंद झील के बाद एक सेकंड, हाँ राजसमंद झील कहां पे बोलो? राजसमंद के अंदर। इसके अलावा फतेह सागर, और कौन सी झील अपने कह सकते हैं? पिछोला झील कह दो, पिछोला। राजसमंद, जयसमंद, ये सारी की सारी कैसी झीलें हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर, ठीक है। फतेह सागर जो झील है, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, ये सारी की सारी कैसी है? मीठे पानी की। और लूणकरण, सरफरोदी, डीडवाना, सांबर, ये कैसी है? खारे पानी की झीलें हैं। इन झीलों के थोड़े से नाम लिख लो आप। अब देखो राजा, अपने बात कर ली नहरों की, नदियों की, झीलों की, तालाबों की। अब अपने बात करते हैं झीलों से झरने। झरने देखो राजा, अब अपने बात करते हैं किसकी? झरनों की बात करते हैं। अब अपने बात करते हैं झरनों। ये सारे के सारे क्या हैं? जल के स्रोत हैं, जहां से पानी इकट्ठा कर रहे हो, स्रोत है। अब देखो वर्षा के दिनों में पहाड़ों की दरारों से जल का रिसाव क्या कहलाता है? झरने। अपने देखो ना वाटरफॉल हो रहे हैं, बड़े बड़े झरने अपने जाते हैं, इधर घूमने जा रहे हैं लगभग लोग, तो वो झरने गिर रहे हैं, वाटरफॉल देख रहे हैं। तो पहाड़ों की दरारों से जब वर्षा के अंदर जो जल एकत्रित हो गया, जो वर्षा के दिनों जो पहाड़ों पर एकत्रित जल दरारों से जब नीचे पृथ्वी पर आता है तो उससे क्या बन जाते हैं? झरने बन जाते हैं। झरने देखो दो प्रकार के होते रहे जा, एक तो 12मासी झरने होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। कुछ झरने सूख जाते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, कुछ झरने बारह मासी और कुछ सूख जाते हैं। यानी वर्षा के दिनों में जो झरने होते हैं, वर्षा के दिनों वाले जो झरने होते हैं वो तो मतलब सामान्य है, वर्षा में बहेंगे उसके बाद सूख जाएंगे। और कुछ झरने क्या होते हैं? पहाड़ों के ऊपर एक अच्छा क्षेत्र जल से भर गया, उस जल से लगातार बारिश का पानी आता जा रहा है, दरारों से रिसाव करते करते धीरे धीरे बहते रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं? समझ गए बात क्या? इसके अंदर देखो अथुनु कुंड, ये अथुनु कुंड कहां पर है? जयपुर में है। इसी के साथ पंचकुंड पुष्कर के अंदर। ये सारे के सारे सामान्य चीजें अपने किस में पढ़ते हैं राजा? झरनों के अंदर पढ़ते हैं। अपने बात की थी नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है राजा? श्री गंगानगर में। अच्छा, इसके अलावा अपने बात कर ली किसकी? झरनों द्वारा अगर बात की जाए तो, झरनों द्वारा अगर सिंचाई की बात की जाए तो बांसवाड़ा के अंदर। किसके अंदर बात करते हैं? बांसवाड़ा में। कुओं द्वारा जयपुर में अपने बात की थी ना, कुओं द्वारा जयपुर के अंदर। तो नदियां, नहरें, झीलें, झरने। अब अपने क्या देखेंगे? अब अपने देखते हैं बावड़ियों के बारे में। किसके बारे में? बावड़ी। देखो बावड़ियां देखो, बावड़ियां भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अपने पाई जाती है। बावड़ियां भी कुओं के समान ही होती है, अंदर से गहरी होती है। इनके अंदर बावड़ियों में सीढ़ियां बनी होती है। पहली बात तो सीढ़ियां बनी रहती है, कोमा गहरी ज्यादा होती है। तीसरी चीज, बावड़ियां क्या होती है? जो भूमि का भाग है
उसके अंदर जल के इकट्ठे होने से बावड़ियों का निर्माण होती है। बावड़ियां कहाँ होती है? जहां 20 इंच से कम वार्षिक वर्षा, 20 इंच से कम भी वार्षिक वर्षा है ना, वहां बावड़ी होती है बहुत ज्यादा ऐसे गहरी बनाई होती है। तो जल होता है बहुत नीचे, ऐसे कुंड से के अंदर बना हुआ, ऐसे पेड़ियां लगी होती है, काफी सारी पेड़ियां लगी होती है और फिर नीचे जल उपस्थित है। तो उससे क्या होता है? जल डायरेक्ट सनलाइट में, डायरेक्ट एयर अटैचमेंट नहीं आता, तो वाष्प उत्सर्जन कम होता है, तो जल स्टोरेज रह जाता है। पहले वाले जो जल को ऐसी बावड़ियों में, तालाबों में कैसे न कैसे करके वैसे व्यवस्था करते थे। और सबसे ज्यादा बावड़ियों द्वारा सिंचाई, बैफ और बावड़ियों द्वारा कहाँ होती है? सर्वाधिक होती है बैफ और बावड़ी, और बैफ हो रहे बूंदी। सर्वाधिक बावड़ियों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? बोलो, बूंदी के अंदर होती है। तो इनमें सीढ़ियां बनी रहती है, सामान्य गहरी होती है, और 20 इंच से जहाँ कम वार्षिक वर्षा है वहां अपने क्या पढ़ते हैं? बावड़ियां बनाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो बावड़ियों द्वारा सिंचाई है वो कहाँ होती है? बोलो, बूंदी में होती है। नॉर्मल लिख लो। देखो अभी अपने सब लगभग सिंचाई जल के जितने अपने स्रोत बात किए थे, जिसमें नहरें, तालाब, कुएं, बावड़ियां, झीलें, झरने पड़ दी। अब थोड़े से अपने देख लेते हैं बांध के बारे में। छोटी सी बात आ जाती है बांध, और देख लो राजा, बांध काफी सारे हैं पर अपने मुख्य चुनिंदा एक दो बांध के बारे में बात कर लेते हैं राजा। देखो बांध क्या होती है? जो नदियां हैं, नदियों पर या नदियों के किनारों पर, जो जहां पर पानी को जब इकट्ठा किया जाता है वहां जल के जो क्षेत्र होते हैं वो बांध कहलाते हैं, है ना। ये नदियों से बांध तैयार किए जाते हैं। अब बांध कौन कौन से अपने बांध होते हैं? नदियों से अपने बांध तैयार किए जाते हैं। जैसे देखो अपने जो सबसे ज्यादा फेमस पढ़ते हैं, अभी पढ़ा था, सतलज तथा व्यास नदी। व्यास नदी कौन सा बांध है? बोलो, हरिके बैराज। कैसा है? हरिके बैराज। सतलज और व्यास नदी पर कौन सा आता है? बोलो, हरिके बैराज आ गया, है ना। इसके अलावा देखो राजा, चंबल नदी पर कौन सा है? गांधी सागर बांध। कैसा बांध है? व्यास और नदी से हरिके बैराज, चंबल नदी, गांधी सागर। अब जवाई नदी, जवाई बांध है। ऐसे अनेक बांध अपने बनाए जाते हैं। इन नदियों के मुहायनों पर बांध बनाए जाते हैं जहाँ जल एकत्रित किया जाता है, और यहाँ से ही अपने जल को नहरों में यहाँ भेजा जाता है, ठीक है, ताकि नदियों के बहाव को भी रोका जा सके, उनका कंट्रोल किया जा सके। और जब बांधों के अंदर जब जल एकत्रित किया जाता है तो बाढ़ की स्थिति में कंट्रोल करने में ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये अपने सामान्य बातें पड़ी थी ना। अब देखो अभी अपने जो बात करी थी नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक कहां पड़ते हैं अपने? नहरों द्वारा अपने सर्वाधिक की बात की जाए तो कहां? श्री गंगानगर। तालाबों द्वारा सर्वाधिक के कहां पर है? भीलवाड़ा में। कुओं द्वारा जयपुर। कुओं द्वारा कहां पर है? जयपुर। इसके अलावा नदी है, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी बूंदी में, झरने बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के अंदर। तो ये सामान्य चीजें और थी जिसके अंदर अपन देख लिया, नहरों द्वारा गंगानगर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, तालाबों द्वारा कुओं के अंदर जयपुर, बावड़ी, बूंदी और बांसवाड़ा। ये सारी की सारी चीजें अपने क्या हैं? सिंचाई जल के स्रोत हैं। क्या है? बोलो, सिंचाई यानी पादपों को कृत्रिम रूप से जो जल देने की क्रिया है, कृत्रिम रूप से जो जल देने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? बोलो, सिंचाई कहलाती है। ये अपने बात कर ली थी ना। और फिर अपनों ने अलग अलग सिंचाइयों के स्रोत, साधन और वो सारी चीजें पढ़ी। स्रोतों के अंदर अपने पढ़ी नहरें, नदियां, झीलें, बावड़ियां, झरने, जिसके अंदर अपन देखो 2 इंदिरा गांधी गंग नहर, है ना, राजस्थान के भागीरथी, माता करणी। तो ये सारी चीजें अपने पढ़ी। तो ये थे सिंचाई और सिंचाई के स्रोत, कहाँ कितनी सिंचाई होती है ना। अपने अभी बात कर ली जैसे कुओं द्वारा सिंचाई, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई कितनी हो रही है, तालाबों द्वारा कितनी हो रही है, नहरों द्वारा कितनी हो रही है ना, अपने बात कर ली थी ये सारी चीजें। देखो कुओं द्वारा अपने कितनी की थी? कुएं प्लस नलकूप, कुएं प्लस नलकूप कितनी पढ़ी अपनों ने? 63%। इसी के साथ अपने क्या पढ़ा?
तालाब, तालाब में कितना पड़ा 3.75, कुएं हो गया, तालाब हो गया, नहरों द्वारा कितना पड़ा, अपने कहा था ना 3 तो साथ ही रखना है, 32.25 तो ये इतने परसेंट इनसे होती है। तो ये सारी की सारी अपने सिंचाई जल के स्रोत हैं, इन्हें आप बढ़िया पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे सिंचाई के साधनों के बारे में, जल मांग, क्रांतिक अवस्था, इन सभी के बारे में। ये टॉपिक अपने राजा कक्षा 11 से लेकर 12th जेट, ICR, BHU, CUET, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस तक अपने कवर कर लिया है। समझ के बात क्या? तो इन सभी को आप बेहतरीन पढ़िए, बेहतर मेहनत कीजिए, बेहतर आप प्रयास कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।